हेलो दोस्तों, मैं कौसर अली सैयद हमारी आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप दर्शकों का स्वागत करता हूं। बहुत दिनों के बाद हम वाद विवाद प्रोग्राम में किसी शख्सियत को आज बुलाए हैं जिन्होंने AIMIM जब गुजरात में आ रही थी तब हमको इंटरव्यू दिया था, और आज हम गुजरात में इसी महीने की शुरुआत में फेरबदल हुआ, पूरी राजनीति को हिला के रख दिया। सारे सीनियर नेता जो बीजेपी के मंत्री थे उन सबको ड्रॉप किया, स्टेप डाउन किया और नए लोगों को मौका दिया। उसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे हम सलीम हाफिजी के साथ। सलीम हाफिजी, वाद विवाद प्रोग्राम में यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सलीम हाफिजी, आपका कहना है कि आपकी 6 सितंबर की ट्वीट के बाद 12 सितंबर को गुजरात में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। आपकी इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या था? कोशिश पे ये मेरे खुद का आकलन था। जैसे कि मैं हर मर्तबा अलग अलग स्टेट के अंदर जब चुनाव होता है तो मैं उसका अपना प्रेडिक्शन देता हूँ, और अभी तक 90% वो रिजल्ट मेरा सक्सेस में है। गुजरात के लिए भी मैंने ये प्रेडिक्शन लिया था कि ये कंडीशन के अंदर लोग क्या करेंगे, तो लोगों का रुझान ये था कि बीजेपी की वजह से हम काफी परेशान हुए हैं। आपका सोशल मीडिया क्या बीजेपी के या इंटेलिजेंट के लोग पूरी तरह से ऑब्जर्व करते हैं क्या? देखो, बीजेपी एक बात है कि बीजेपी हो या कांग्रेस या कोई भी पार्टी हो या आईबी हो, सरकार के पास जितने भी रिसोर्सेस है वो हमेशा सोशल मीडिया को ऑब्जर्व करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, 6 सितंबर को मेरा ट्वीट गया, 6 सितंबर को मेरी पोस्ट आई, उसके बाद में 11 तारीख को पता चला कि बीजेपी ने भी एक सर्वे करवाया है, जो मेरा सर्वे और उनका सर्वे काफी मिलता जुलता है। उन्होंने कुछ सीटें कम बताई थी कांग्रेस की, मैंने कुछ सीटें कांग्रेस की ज्यादा बताई, उन्होंने बीजेपी की कुछ कांग्रेस सीटें ज्यादा बताई जो मैंने कम बताई थी। मेरा आकलन था कि 75 से ज्यादा नहीं जीत पाते, उनका आकलन था कि 88 से ज्यादा नहीं जीत पाते। इतना ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन ये बात उन्होंने कभी भी खुलकर नहीं बताई कि ये सीटें क्यों कम आ रही है। हार्दिक पटेल ने भी आपकी तरह ट्वीट किया था। क्या हार्दिक पटेल के साथ आपकी बातचीत होती रहती है? शेयर करते हो क्या? हार्दिक पटेल ने ट्वीट किया वो 11 तारीख को रात को किया, जब सोशल मीडिया के अंदर बीजेपी का पूरा रिपोर्ट आ गया कि कितनी सीटें मिल रही है। आम आदमी पार्टी को 0 मिल रही है, मजलिस को 0 मिल रही है, बीजेपी और कांग्रेस को मिल रही। वो जो आया उसमें एडवांटेज बताया कांग्रेस का, बीजेपी ने खुद ने बताया। तो वो जो व्हाट्सएप के आधार पर जो आया उसकी सीधी कॉपी की है। कांग्रेस का कोई भी नेता कभी भी किसी भी सामान्य नागरिक या उनके कार्यकर्ता की नहीं सुनते, मेरी क्यों सुनेंगे? यानी वो अपने आकलन पे चलते ही नहीं है। आखिर सलीम हाफिजी कौन है? आप जब मुझे पहली बार मिले थे तब वह BSP के लिए काम कर रहे थे। आपके मुताबिक आप परेश धाना ने भी आपकी सलाह लेते हैं, तो आप कांग्रेस के लिए भी काम कर चुके हैं। आपके मुताबिक कुछ वक्त के लिए आप आम आदमी पार्टी के लिए भी कैंपेन किया था, कुछ वक्त के लिए आप SDPI के में भी निकाला है, और आखिरी में आपको मजलिस के लिए भी काम करते देखा गया। आखिर सलीम हाफिजी कौन है, किसके साथ हैं? कोई पार्टी के लिए नहीं हूँ। नेचुरली है कि जहाँ पे मैंने तो आम आदमी पार्टी के लिए भी सपोर्ट किया था दिल्ली के अंदर, मैंने ममता बनर्जी के लिए सपोर्ट किया है, मैंने पश्चिम बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर पिछले 2 चुनाव से अंदर मैंने RJD को सपोर्ट किया है, यहाँ पे मजलिस को भी सपोर्ट किया। सपोर्ट करना, सभ्य बनना और उनके लिए कैंपेन करना, तीनों की बातें अलग। तो अभी आप किसके लिए काम कर रहे हैं? मैं किसी के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ। मुझे जो आदमी अच्छा लगता है, अगले चुनाव के अंदर भी जो कैंडिडेट अच्छा आएगा ना, जिसको जीतने में तकलीफ होगी, मैं वहां पर जाऊंगा। वैसे कांग्रेस के लिए मैंने कर्नाटक में काम किया है, आम आदमी पार्टी के लिए मैंने दिल्ली में काम किया है, ममता को मैंने सोशल मीडिया पे सपोर्ट किया है, RJD के लिए 2 मरतबा सपोर्ट किया है मैंने, और बंगाल के दोनों चुनाव के प्रेडिक्शन, बिहार के दोनों चुनाव का प्रेडिक्शन, दिल्ली के 2 चुनाव का प्रेडिक्शन, पंजाब के अंदर मैंने आम आदमी पार्टी के लिए पूरा कैंपेन करके एडवांस में मैंने बताया था कि जब नवजोत सिद्धू जिस तरफ जाएगा उसकी सरकार बनेगी। वहां पे मैं 11 दिन रहा हूँ, वहाँ पूरा मैंने रिसर्च किया है। यानी कोई पार्टी की तरफ मेरी वफादारी कभी भी नहीं है। अच्छा, अभी पार्टी का मेरा विरोध भी नहीं है। जो पार्टी को लगता है कि मेरी सेवा लेनी चाहिए, वो भी बिना मूल्य, कोई पैसा लिए बगैर, और मुझे लगता है कि ये कैंडिडेट अच्छा है, इसको ये कंडीशन में इसको जिताना चाहिए। बीजेपी से मेरा पहले से विरोध रहा है, RSS से पहले से मेरा विरोध रहा है, तो बीजेपी के अगेंस्ट में कोई भी पार्टी मुझे काम करने को बोली तो मैं नेचुरली करूंगा। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, या तो मैं बसपा का मेंबर हूँ या मजलिस का हूँ, ये बिल्कुल नहीं है। इसमें देखिए, इसमें इन्फॉर्मेशन लेना या तो कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलना ऐसा नहीं था। एक्चुअली एक पैरेलल प्रोसेस हुआ है कि मैंने खुद एक सैंपल सर्वे किया था कि मिडिल क्लास क्या सोच रहा है भाजपा के बारे में या तो कोई सरकार के बारे में,
या पिछले 1.5 साल से जो लॉकडाउन की परिस्थिति खड़ी हुई, उसके बारे में मिडिल क्लास क्या सोचता है, वो मेरा एक टारगेट था, हर जगह से उसको एक फीडबैक लेना। तो मामला सामने ये आया कि क्योंकि ये सैंपल सर्वे पसंद करने का सवाल इसलिए खड़ा होता था कि पिछले लॉकडाउन के अंदर गाँवों के अंदर जो लोग थे उनका आना जाना मिल भी जाता था, लेकिन जो मिडिल क्लास शहर में रहता है उसको तो अपने अपार्टमेंट के अंदर भी घूमने की छूट नहीं मिल रही थी। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि जो आप पूरे केसेस पूरे गुजरात में देखिए तो 90% केसेस जो हुए थे वो शहरी विस्तार में हुए थे, और उसमें 90% लोग मिडिल क्लास के इसमें इन्वॉल्व हुए थे। या तो वो हॉस्पिटल में गए थे, या तो फिर उनको रेमडेसिविर की जरूरत पड़ी थी, या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी। और लॉकडाउन की जो पूरा कोविड का एक मामला अभी जैसे बता रहे कि तीसरी लहर आई है, दूसरी लहर समाप्त होने की तैयारी में, यहाँ तक का जो पीरियड आप देखिए तो इसमें यह हुआ था कि लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ तो इस बारे में हुई थी कि वो बाहर नहीं निकल पाते थे। बाहर निकलते थे पुलिस उनको परेशान करती थी, उनको फाइन देना पड़ता था। अब जब हॉस्पिटल में जाते थे, जब उनको बेड नहीं मिलती थी, वेंटिलेटर नहीं मिलता था, एम्बुलेंस वक्त पे नहीं आती थी, और अगर कोई मर जाता था तो उसको शमशान के अंदर भी जगह नहीं मिल रही थी। उसके साथ में ये हुआ था कि खाने पीने की चीज़ों को काफ़ी तकलीफ हुई थी। सरकार बिल्कुल भी मिडिल क्लास तक राशन भेजने में नाकाम रही थी। मिडिल क्लास वो होता है जो कभी किसी से मांगता भी नहीं है, और वो अपनी एक सोशल स्टेटस को लेकर बैठता है, उसको जो कुछ भी तकलीफ आती है वो अपने पास ही रखता है, वो बोलता नहीं है। तो मामला ये आया कि सरकार की तरफ नाराजगी जो थी वो मिडिल क्लास की होनी चाहिए, मेरी समझ में पहले से आता था। बीजेपी ने उन्होंने भी सर्वे किया, उनकी भी समझ में ये आया कि मिडिल क्लास जो है वो हमसे नाराज है, और उसका सीधा सीधा सबूत के तौर पर देख लीजिए आप, उसका प्रतिबिंब आप देखिए। आज जो बदलाव हुआ है तो जिसके अंदर पुराने मुख्यमंत्री से साथ लेकर नायब मुख्यमंत्री से लेकर के सारे मंत्रियों को घर भेज दिया। उसका रीजन ये है कि जो 4 साल की जो नाकामी है उसका पूरा का पूरा ठिकरा उन लोगों पर फोड़ दिया जाएगा जो सरकार में थे। दूसरी बात ये कि जो नए 25 लोग आए उसमें से 19 लोग तो शहरी विस्तार से, तो यानी कि सब मिला के ये बात इसमें साबित होती है कि जो लोग मिडिल क्लास हिंदुओं के वोट से चुनकर आए थे उनको आपने मिनिस्टर दे दिया। अब वो उनका पूरा काम यही रहेगा कि वो मिडिल क्लास शहरी विस्तार है वहाँ के मतदारों को संतुष्ट करें, उनको बताए कि सरकार ने पूरी कोशिश की थी लेकिन हम कुछ जगह पे नाकाम हो गए, लेकिन अब हम आ गए, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, आप 105 सीट कांग्रेस को दे रहे थे, अभी आप का आंकलन क्या है? पहले मैं 105 बता रहा था, जब बीजेपी ने ओपन में एक्सेप्ट कर लिया कि हम हार गए, उसके बाद में आज दूसरा इन लोगों ने एक सिंबल के तौर पर इसको ले सकते हैं कि बीजेपी ने ये भी मान लिया कि शहरी विस्तार जो है वो हमसे नाराज है, इसलिए हमने ज्यादा से ज्यादा मिनिस्टर शहरी विस्तार से दिए है। यानी शहरी विस्तार में वो रहता हो या रहता हो वो सवाल नहीं है, शहरी विस्तार के मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग आज मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी खुद मान रही है कि शहरी विस्तार का मध्यम वर्ग जो हमारा कोर वोटर्स है वो हमसे खिसक रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे मध्यम वर्ग को भी पता चल गया, कांग्रेस को पता चल गया, ये आज बात ओपन सीक्रेट हो गई कि ये जो क्लास है ये बीजेपी से अगेंस्ट में जा रहा है। आज ये भी मैसेज जा रहा है कि बीजेपी को मुख्यमंत्री और समूचा मंत्रिमंडल क्यों बदलना पड़ा, क्योंकि ये सरकार यहाँ पे निष्फल थी, इन लोग यहाँ पे सक्सेस नहीं गए, ये बात सामने आ गई, इनकी नाकामी लोगों के सामने उजागर हो गई और इन्होंने ही एक्सेप्ट कर लिया। ये बात जब साबित हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बीजेपी को ज्यादा पावर मिलेगा, बीजेपी इससे भी ज्यादा कमजोर हुई, क्योंकि आपने बता दिया कि हमारी ये कमजोरी है। तो अभी बीजेपी की कितनी, कांग्रेस की? मैं समझता हूँ कि कांग्रेस यहाँ से 5 सीटें और गेन कर रही है, यानी 110 सीट जाएगी, 111 सीट तक जाएगी। अब कांग्रेस यहाँ पे 111 तक जाएगी और बीजेपी 69 या तो 70 पे जाकर रुकेगी। आम आदमी पार्टी को 0 मिल रही है, मजलिस को 0 मिल रही है। 111 सीट कैसे आएगी और कहाँ से आएगी? इसमें ज्यादातर मैं पहले भी बता रहा हूँ कि ज्यादातर सीटें वो आएगी जो शहरी विस्तार के अंदर बीजेपी के पास है, वो सारी की सारी सीटें उसमें से ज्यादातर, कम से कम बीजेपी को इस स्टेट में हराने के लिए आपको 30 सीट का उलटफेर करना पड़ेगा। वो 30 सीटें जो है वो शहरी विस्तार की है, वो अगर उलटफेर हो जाती है तो कांग्रेस 111 पे जाती है। कांग्रेस यहाँ पे 111 पे जाएगी और बीजेपी 69 या तो 70 पे जाकर रुकेगी। आम आदमी पार्टी को 0 मिल रही है, मजलिस को 0 मिल रही है। आप आम आदमी पार्टी और मजलिस को भी इतना नीचे क्यों आंक रहे हैं? क्या उनका गुजरात में जनाधार नहीं है कि उनका एक भी विधायक चुनकर नहीं आ सकता? देखिए, बीजेपी के सर्वे के अंदर आम आदमी पार्टी को 4% वोट दिए और मजलिस को 8% वोट दिया। मेरा जो खुद का सर्वे है उसके अंदर मजलिस 0.5%, आधा %,
और आम आदमी पार्टी मुश्किल से 2%। 2% भी बहुत ज्यादा है, एग्जैगरेशन में अगर करूंगा, अतिशयोक्ति करूंगा तो मैं 2% कहूंगा। बाकी उसके रियल आप उसकी स्ट्रेंथ देखोगे तो 0.75% है। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि विधानसभा के अंदर आप डिपोजिट भी बचा लो, आम आदमी पार्टी और मजलिस अगर अपनी डिपोजिट भी बचा लेते तो वो इनके लिए बड़ी कामयाबी है कि हमारे पास 2 नई पार्टी आई है इस मरतबा। एक आम आदमी पार्टी है जो मुस्लिमों को जरा भी महत्व नहीं देती है। आप देख लीजिए उनकी स्टेट बॉडी में, देखिए उनकी सारी एक्टिविटी देखिए, मुस्लिम एरिया में काम नहीं कर रहा। इस दूसरी तरफ मजलिस को देख लीजिए, मजलिस मुस्लिमों के सिवा कहीं काम नहीं करती है। आप पिछले 4 इलेक्शन का गुजरात का डेटा निकाल कर देखिए तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुश्किल से 20 से 22 लाख वोट का डिफरेंस रहता है। 22 लाख वोट, यानी कि अगर उधर से 13 लाख वोट कांग्रेस से शिफ्ट, बीजेपी से शिफ्ट होकर अगर कांग्रेस के पास आ जाते तो कांग्रेस सरकार बनाती है। यानी कि जो 25 लाख वोटर्स जो है, ये एक मार्जिन होता है सरकार कौन बनाएगा वो तय करने में। तो मामला कहाँ आता है कि ये 13 लाख वोट यानी मुश्किल से 4.5% का स्विंग, अगर स्टेट के अंदर 4.5% का स्विंग सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष की तरफ हो जाता है तो सरकार बनती है कांग्रेस की। अब ये 4.5% वोट को आप कैसे बचाओगे? तो बीजेपी के पास ऐसा कोई एजेंडा नहीं है, या तो उनकी ऐसा कोई काम नहीं है कि वो 4.5% लोगों को बचा दे। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि ये वोट जाना ही है। तो आम आदमी पार्टी इतने वर्षों से 2011 से है, वो कभी भी गुजरात के अंदर आकर उन्होंने इस स्केल पर काम नहीं करा। अच्छा, आप ये भी देखिए कि वो पार्टी के अंदर कौन कौन लोग हैं। गोपाल इटालिया है जो पाटीदार अनामत आंदोलन में थे, उनके संबंध कभी बीजेपी के विधायकों के साथ भी रहे, उनके संबंध कांग्रेस के विधायकों के साथ भी रहे। ईशुदान गढ़वी जो है वो एक पत्रकार है, उनका भी पत्रकारिता से पहले का इतिहास देखो तो उनके भी तार कहीं न कहीं बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस के कार्यकर्ता के सब उनके जुड़े हुए हैं। तीसरा जो बड़ा चेहरा है आम आदमी पार्टी का वो महेश सवाणी है। महेश सवाणी वो है जिन्होंने नवसारी के अंदर अमित शाह के प्रोग्राम में, जब पूरी 4 मिनट में जो सभा खत्म करनी पड़ी थी, पाटीदारों ने वहाँ पे धमाल किया था। उसके बाद में 1-1.5 महीने के बाद में उन्होंने अपनी संस्था के अंदर प्रोग्राम किया था अमित शाह को बुला के, बराबर। उन्होंने कभी बीजेपी से टिकट नहीं मांगा, कभी बीजेपी से कोई पद नहीं मांगा। उनका गुजरात सूरत में उनका पूरा साम्राज्य है जो बीजेपी को हमेशा साथ में लेके चले थे महेश सवाणी। तो आज वो महेश सवाणी आम आदमी पार्टी में है। आप ये कहना चाहते हो एमआईएम और आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी और सी टीम है, यही कहना चाहते बी टीम हो या सी टीम हो उसमें मत जाइए। किसी को बीजेपी की बी टीम और सी टीम बोल देना ये बहुत आसान है, समझना काफी मुश्किल है। मैंने आपको जो बताया कि 4.5% वोट का जो स्विंग है वो अगर स्विंग को रोका जा सकता है, जब मैं उसी बात कर रहा हूँ 4.5% वोट पे जब सरकार बदलती है तो 4.5% वोट को आप जब रोक नहीं सकते तो आपको और पार्टी चाहिए कि जो स्विंग होकर वो जाने वाला वोट है वो मुख्य विपक्षी पार्टी के पास न जाकर दूसरी पार्टी में जाए, वो वोट को वेस्टेज वोट में आप तब्दील कर दीजिए। उस कंडीशन में क्या होगा, अगर ये 4.5% वोट आम आदमी पार्टी और मजलिस दोनों मिलाकर ले लेती है तो ये बात तय है कि गुजरात के अंदर 2022 के अंदर फिर से भाजपा की सरकार आएगी। ये भी हो सकता है कि 99 पिछले टाइम जो सीटें आई थी उससे 5 कम होके 92-93 तक पहुंचे, लेकिन बहुमत तो ले लेगी, ये बात तय है। अगर ये 4.5% वोट को अगर रोक लिया गया तो नेचुरली है कि आपकी सरकार बचेगी, नहीं रोके तो आपकी सरकार गई। तो जब बीजेपी का सर्वे आया जिसके अंदर वो 1% वोट दे रही है मजलिस को और 4% वोट दे रही है आम आदमी पार्टी को, तो ये 5% का स्विंग जो है वो नेचुरली कि जो आम आदमी पार्टी को वोट मिलेगा वो मिडिल क्लास हिंदू क्लास में से आएगा और मजलिस को जो वोट मिलेगा वो मुस्लिमों में से आएगा। मुस्लिमों के वोट अभी भी, मैं आपको फिर से बात बता दूं कि 1% वोट लेने के बाद भी मुस्लिमों के सारे वोट अगर मान लो कि इसमें जाते हैं 1% से ज्यादा जाएंगे तब फर्क पड़ेगा। 1% तक अगर जाते हैं तो भी भाजपा से उससे कोई फायदा नहीं है। मजलिस को कम से कम 6% वोट लेने पड़ेंगे, टोटल वोटिंग है 6%, जब जाके मजलिस गुजरात के अंदर मुसलमानों के वोट कांग्रेस को सीट दिलाने में कम से कम 16 सीटें ऐसी होगी कि जो कांग्रेस अगर वहाँ मजलिस वहाँ पे अगर मजलिस नहीं है और सारे मुसलमान अगर कांग्रेस के साथ रहते हैं तो वो सीटें तब्दील होती है कांग्रेस के पास। लेकिन अगर वो सीटें, वो वोट अगर चला जाता है कांग्रेस के पास, जो ओवरऑल आपको तो दिखेगा 4% ही, लेकिन 16 सीटें बीजेपी को गेन करा जाएगा। और आम आदमी पार्टी का भी यही मामला है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस में जाने वाले संभावित वोट को अपने पास रख लेती है तो बीजेपी को फायदा होगा।
इसको आप बी टीम को, सी टीम को, इससे बेहतर मैं आपको ये बताऊंगा कि ये एक पॉलिटिकल असाइनमेंट है। गुजरात के अंदर भाजपा की सरकार को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने पूरा यहाँ पे अपना सेटअप लगा दिया है। जैसे कि कोई कंपनी, आईपेक जैसी कंपनी, मैं नाम बता रहा हूँ आपको, आईपेक जैसी कोई कंपनी होगी जो एक अपना प्रोपेगेंडा चलाएगी कि किस तरह से पार्टी की इमेज बनी रहे और पार्टी को अपने वोट जाए नहीं। उसी तरह मजलिस ओवैसी 2002 के बाद कभी भी नहीं है गुजरात में। अभी 2021 के अंदर उनको आने की जरूरत पड़ गई क्योंकि अब बीजेपी जा रही है। इससे पहले बीजेपी जाती नहीं थी। सुपर असाइनमेंट थी ये असदुद्दीन ओवैसी ने लिए या साबिर काबलीवाला ने लिए? सीधी सी बात है, आप पार्टी जब एक्टिविटी करते हैं उसकी सारी जिम्मेदारी पार्टी के चीफ की होती है। साबिर काबलीवाला यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं होते तो कोई और होता। एक्टिविटी करनी है ओवैसी को यहाँ पे, तो ओवैसी साहब जो कुछ भी एक्टिविटी करेंगे उसका जो नतीजा आएगा, उसका जो रिजल्ट आएगा उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसी तरह आम आदमी पार्टी यहाँ पे कुछ भी एक्टिविटी कर रही है, उसका जो नतीजा आएगा उसकी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल को लेनी पड़ेगी। आपको 2022 का जब डिटेल रिजल्ट आ जाएगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये बात सही थी या गलत थी। तो कांग्रेस तो जीतना चाह ही नहीं रही, तो जनता कैसे जिताएगी उसको? अब वो जीतना चाहती है नहीं चाहती है वो डिसाइड करेंगे, उनको जीतना है या नहीं जीतना। हम कभी ऐसे नहीं कहेंगे उनको जीतना नहीं है। पार्टी के अंदर, कांग्रेस के अंदर 2017 में भी कांग्रेस जीत रही थी, 2012 के अंदर भी जीत रही थी, 2007 के अंदर भी जीत रही थी। चुनाव से पहले वो हमेशा जीतते, चुनाव के बाद अभी तो इतना कोई प्रेसिडेंट नहीं है, ओपोजिशन का लीडर नहीं, सबने रिजाइन कर रखा है, ना जीपीसीसी का कोई प्रेसिडेंट है। हाँ, तो मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि जनता, मैंने जो बताया है वो जनता की चॉइस बताई है। जनता क्या चाहती है कि बीजेपी को हटाना चाहती है। अगर आप सोए हुए हो तो कोई मुझे बोलेगा अब मैं आपको जगा दूं, तो मैं आपको तभी जगा सकता हूँ कि जब आप सोए हुए हो। अगर आप जाग ही रहे हो, जागते हुए सोए हुए हो, तो मैं आपका आके कितने भी नौबत बजा लूंगा, कितने भी नगारे बजा लूंगा, आप नहीं उठोगे। अगर कांग्रेस अगर नहीं उठती है तब बीजेपी की कितनी सीट है? तो सीधी सी बात है, यहाँ पे दो ही मुख्य विपक्ष है। अगर कांग्रेस के अंदर 182 में से अगर 50 सीट नागपुर से तय होकर आएगी तो यहाँ बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। ये तो सीधी सी बात है। 2012 में भी यही हुआ, 2017 में भी यही हुआ, 2007 के अंदर भी यही हुआ। आप जीत रहे थे, जनता आपको जीतना चाहती है, लेकिन आप जीत नहीं रहे तो क्या कर सकते हैं? तो ये तो सीधी सी बात है ना कि कैंडिडेट, अगर मान लो कि 50 सीटें गुजरात के अंदर बीजेपी का ऐसे निकालो तो जो कभी भी किसी कंडीशन में हारोगे नहीं, ये सीट को आइडेंटिफाई आप कर सकते हो। अभी आपको चाहिए 42 सीटें तो जिससे आपकी सरकार बन जाए, तो 42 सीट में से आप 24 सीट आप मुख्य विपक्ष के कैंडिडेट को तय करो। वही तो नतीजा होता है कि हर मर्तबा 11, 12, 13, 18 विधायक चुनने के बाद में बीजेपी में जाके शामिल होते हैं। 99 तो थे, आपको जनता ने आपको 99 दिए। आज तुम्हारे पास 112 है, तो जो 13 जो डोनेट किए वो तो कांग्रेस ने किए। तो कांग्रेस अगर ये कहती कि हमारे ऐसे कचरा साफ होगा तो ये जिम्मेदारी, ये गलत बात है। जिम्मेदारी आपकी, आपने उसको टिकट दिया, फिर वो कैसे गुजर गया। गुजरात मंत्रिमंडल में 7 विधायक पाटीदारों को मंत्रिमंडल की शपथ दिलाई गई, उनको मंत्री बनाए गए। तो गुजरात का बहुमत वाली जाति कोड़ी और ठाकुर में इसको लेकर कोई गुस्सा दिख नहीं रहा। आपको क्या लगता है? मुस्लिमों में दिख रहा है आपको? 15% पाटीदार है, उनके 44 विधायक आ रहे हैं। मुस्लिम बीजेपी में है, और वो भी क्यों करेंगे? हर एक आदमी का एक अपना एजेंडा होता है। खुद की राजनीतिक कैरियर को आगे ले जाना, अपनी पार्टी की कैरियर को आगे ले जाना, अपने नेता की कैरियर को आगे ले जाना। वो कैरियर के अंदर जब तक वो आदमी फील्ड बैठा है वो विरोध नहीं करेगा। शंकर सिंह वाघेला भी एक टाइम पे बीजेपी में था, उसे तुरंत ही विरोध कर लिया था। तो ये हर एक नेता की अपनी पॉलिसी होती है कि क्या बोलना है, कब विरोध करना है, कैसे करना है। वो सब नितिन पटेल जैसे को अगर आप साइड लाइन कर देते हो फिर भी वो कुछ नहीं बोल रहे, इसका मतलब ये थोड़ा कि कोड़ी ने विरोध क्यों नहीं किया, इसने क्यों नहीं किया, उसने क्यों नहीं किया। हर एक आदमी की अपनी पॉलिटिकल कैरियर होती है, उसमें वो कैरियर के हिसाब से काम करेगा। कोड़ी समाज भी, हर एक समाज को आप कंसोलिडेट कर सकते हो भाई क्यों आपके लिए ये करना पड़ा। 1 साल बाद फिर से बीजेपी का संभवित मंत्रिमंडल आएगा, किसी को कुछ, हर एक आदमी की कीमत होती है। राजनीति के अंदर हर एक आदमी की कीमत होती है, वो कीमत अदा कर दो या अदा करने का वचन दे दो तो वो आदमी विरोध नहीं करता है। आप कहते हैं कि 6 सितंबर की ट्वीट के बाद गुजरात का मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल बदला गया, तो अभी तो जो भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री बने हैं, क्या वह अगले साल नवंबर तक मुख्यमंत्री पद पर रह सकेंगे? क्या विधानसभा के चुनाव अपने समय से पहले होंगे? क्या ये मुख्यमंत्री आखिर तक रहेगा, चुनाव तक रहेगा? ये बात तो तय है। सवाल ये आता है कि चुनाव कब आएगा। चुनाव
मार्च अप्रैल में यूपी के साथ में आएगा या फिर दिसंबर नवंबर के अंदर जो उसका रेगुलर टाइम पर आएगा वो आएगा। अब आप इसके अंदर ये सोचिए कि आज लॉकडाउन की जो परिस्थिति को आज काफी समय हो गया, लोग धीरे धीरे नॉर्मल वे में जा रहे हैं, फिर भी लोगों को में नाराजगी है। आप लोगों की मेमोरी व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जमाने के अंदर मुश्किल से 7 या 8 दिन की रहती है, अनलेस कि आपको पर बीती है कुछ। अगर पुलिस ने आपको कई जगह में मारा या किसी विधायक ने आपका अपमान कर दिया या तो फिर आपको पैसे होते हुए कोई चीज नहीं मिले तो आप वो नहीं भूलते हो, उसको भुलाने के लिए समय चाहिए। मैं नहीं समझता कि बीजेपी ये हरागिरी कर दे कि चुनाव को जल्दी ला दे। आपने पूरा मंत्रिमंडल नया दिया है, पूरी सिस्टम आपने चेंज कर दी है। मार्च तक आ जाएगा क्या चुनाव? वो अगर करते हैं तो ये इनकी पॉलिटिकल इनका असैसिनेशन हो जाएगा। अगर ये लोग करते तो ये इनका पॉलिटिकल सुसाइड है। तो अगर आप ये चुनाव को जल्दी करा लो, ये चुनाव जितना लेट होगा उतना बीजेपी को फायदा होगा। मेरा आकलन ये था कि मध्यम वर्ग और हिंदू का मध्यम वर्ग शहरी विस्तार में बीजेपी से नाराज है और वही बात एक्सेप्ट कर ली बीजेपी ने, और वही बात बीजेपी ने उसी को मद्देनजर रखते हुए शहरी विस्तार के अंदर 25 में से 19 मंत्री दे दिए। तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी भी ये समझती है कि जितना जल्दी चुनाव होगा उतना कांग्रेस को फायदा होगा और बीजेपी को नुकसान होगा। अपना नुकसान कम कराने के लिए, लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए नए मंत्री दिए, उनको समझाया जाएगा, उन लोगों को वापस बीजेपी की तरफ मोड़ लिया जाएगा। इसके लिए इनको 1 साल का वक्त चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि किसी भी कंडीशन के अंदर दूसरे जो 5 राज्यों के चुनाव मार्च अप्रैल के अंदर जो होने वाले हैं उसके साथ में बीजेपी के चुनाव आज गुजरात के अंदर भी बीजेपी चुनाव करवाए, ऐसी कोई संभावना मुझे नजर नहीं आती। मुझे लगता है कि नवंबर दिसंबर का अपने तय समय पर ही चुनाव होंगे। 2022 के गुजरात के विधानसभा चुनाव में सलीम हाफिजी कौन सी पार्टी के लिए, या यूं कहिए किसको जिताने के लिए काम करेंगे? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या फिर कोई नया गठबंधन के साथ? जो जीत रहा होगा उसको जिताने की कोशिश करेंगे। बीजेपी जीत तो न तो यहाँ पर बसपा जीत रही है, न तो आम आदमी पार्टी जीत रही है, न तो मजलिस जीत रही है। तो ये 3 पार्टी के लिए काम करना है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। अब सवाल रहा या तो कांग्रेस जीतेगी या तो बीजेपी जीतेगी। 2017 के अंदर भी मैं साइलेंट था, 2019 के लोकसभा चुनाव में मैं साइलेंट था, मैं फील्ड में नहीं था। अभी भी अगर कांग्रेस मुझे बताएगी कि इतनी सीटों का आप काम करिए तो मैं काम करूंगा। अगर उन लोग बोलेंगे तो मैं सामने से तो नहीं कहूंगा, क्योंकि जीतने के बाद मंत्री तो वो लोग बनेंगे, जीतने के बाद में विधायक तो आप बनोगे, जीतने के बाद में बोर्ड निगम में आप बैठोगे, तो मुझे क्या लेना देना। सलीम हाफिजी कौन है और अभी सलीम हाफिजी क्या चाहते हैं? कुछ नहीं चाहिए, मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ, मेरी फैमिली नहीं है, मेरा बैंक बैलेंस 0 है, मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, मुझे क्या चाहिए। सीधी सी बात है कि लोगों की, जनता की आवाज जो है वो भाजपा के खिलाफ 2017 में भी जा रही थी, आपने उसको कैच नहीं किया। अभी भी जनता की आवाज यही है कि हमको बीजेपी नहीं चाहिए, लेकिन चुनावी समीकरण, चुनावी राजनीति जो होती है उसके अंदर कांग्रेस खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारे तो, बाकी तो कांग्रेस का सीएम भी आ रहा है, कांग्रेस के मंत्री भी आ रही है, बीजेपी 100% यहाँ पे आ रही है। तो सीएम कौन बनेगा कांग्रेस का? वो कांग्रेस तय करेगी किसको बनना है। वहां पे यही तो प्रॉब्लम आती है, हर मतलब आप हारते क्यों? एक नेता दूसरे संभावित मुख्यमंत्री के तौर पे जिसको देखता है उसको हरवाने की कोशिश करता है, वो मैदान में जाए तो मेरा कंपटीशन ही ना हो। एक विधायक के पास में दूसरे 5, 1 से 10 नंबर के जो नेता होते वो ये सोचते कि अगर ये विधायक बन गया तो भी मेरा नंबर नहीं लगेगा। आप देखिए बीजेपी वही तो बता रही है आपको कि ऐसे लोगों को उसने ऐसे मुख्यमंत्री को बना दिया तो पहली बार में विधायक बना हुआ है। ऐसा तो नहीं कि आप बीजेपी के एजेंट हैं? बीजेपी का एजेंट कैसे होगा? बीजेपी का एजेंट होता आज मेरे पास कम से कम बाइक तो होती, साइकिल तो होती, मेरे पास साइकिल तक नहीं है, मैं ऑटो से जा रहा हूँ। क्या है मेरे पास? मामला कुल मिलाकर ये है किसी की पोस्ट कोई, हाँ ये बात हो सकती है कि आपको दिशा निर्देश मिलता है। नेता काफी बीजेपी का काफी लोग मुझे ट्विटर पे फॉलो करते, कांग्रेस के काफी लोग मुझे ट्विटर पे फॉलो करते। जो लोग 10-10 लाख 20-20 लाख फॉलोअर्स लेके बैठे वो मेरे जैसे छोटे आदमी को ट्विटर पे फॉलो करते हैं। उनको एक गाइडलाइन मिलती है कि हाँ ये हो रहा है, अब इसके अंदर चेक करना चाहिए, जिससे कि हर एक न्यूज एजेंसी छोटे छोटे पत्रकारों को भी फॉलो करके देखती है कि अगर उनके एरिया में कोई बनाव बनता है तो उनको मालूम पड़ता है, कोई घटना होती है तो वहां से उनको एक फीडबैक मिलता है कि यहाँ पे काम करना चाहिए। तो ये हो सकता है कि उन्होंने ध्यान में रखा हो। आपकी इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है? बीजेपी के नेता सीआईडी, आईबी या सीआईए के पास से आखिर कहां से इंफॉर्मेशन आप लेते हैं? राजनीति के अंदर आपका सबसे बड़ा सोर्स होता है जनता, जनता को समझना।
जनता की नाड़ परखना कि जनता क्या चाहती है, उनकी नस को अगर आप पहचानते हो तो आपको ना आईबी की जरूरत है, ना आपको सीआईडी की जरूरत है, ना आपको पुलिस की जरूरत है, ना आपको किसी कार्यकर्ता की जरूरत है। आप अगर जनता को जानते हो, जनता को आप पहचानते हो, उनके साथ आप संवाद कर सकते हो, उनकी तकलीफ समझ सकते हो, आपको समझ में आएगा कि रिजल्ट क्या आएगा। ये सीधी सी बात है, इसमें तो कुछ करना नहीं है। हमारे नेताओं की, चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, उनके नेताओं की जमीन से उनके पैर उखड़ चुके हैं। जब पैर उखड़ जाते हैं, जब आपको जमीन के ऊपर क्या है वो आपको समझ में नहीं आता, तो ये रिजल्ट आते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये थे सलीम हाफिजी हमारी आवाज़ यूट्यूब चैनल पर। आज वाद विवाद प्रोग्राम में यहीं तक ही। नए वाद विवाद प्रोग्राम में नई शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, धन्यवाद, आपका ध्यान रखिएगा। दर्शक मित्रों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले प्रोग्राम को हम और ज़्यादा बेहतर बना सके। धन्यवाद।